नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश से शिष्टाचार मुलाकात की और साथ ही साथ पंत पार्क में आयोजित सभा में नैनीताल में 219 करोड़ की लागत से बनने जा रही 142 योजनाओं का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन योजनाओं के शिलान्यास से नैनीताल को विकास की गति मिलेगी और साथ ही साथ नया स्वरूप मिलेगा। इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सीधा लाभ जनपद की जनता को मिलेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों के सुझाव लेकर और पब्लिक पार्टिसिपेशन। आपने देखा होगा 2 घंटे की रामनगर में बैठक राउंड द टेबल आयोजित हुई थी। उसमें पूरे क्षेत्र से लेकर रामनगर तक सभी आम जन की भागीदारी रही थी। हमने बजट बनाया, इस बार का सामान्य बजट हम लेकर आए। उसमें भी हमने सभी के सुझाव लिए, हर वर्ग के सुझाव लिए। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग सबके सुझाव लेकर आगे। उत्तर प्रदेश में नगर निगम पशुपालन विभाग के साथ मिलकर सत्यापन अभियान चलाएगा और साथ ही साथ मामले पर जानकारी देते हुए पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पशुओं के टैग हटाकर जो लोग सड़कों पर पशुओं को छोड़ देते हैं अब उनको जुर्माना भरना होगा, जिसके लिए नगर निगम और पशुपालन विभाग जल्द ही जनपद में पशुओं को टैग के सत्यापन के लिए अभियान चलाएगा। साथ ही बताया कि देहरादून की सड़कों पर घूम रहे पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में पशुओं के झुंड खुलेआम घूमते नजर आते हैं, जिससे पशु न केवल यातायात बाधक बनते हैं बल्कि कई बार इनके कारण से सड़क हादसे भी हो जाते हैं। नहीं, देखिए, फिलहाल सबसे बड़ी उत्तराखंड की इस पर जो समस्या है वो हमारा आवारा गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग को थोड़ी सी करुणा रखनी पड़ेगी जानवरों की तरफ। एक तरफ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूध देना कम कर रही है हम उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, निराश्रित कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम सबको मिलकर इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पंचायतों के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा और सरकार के द्वारा हम एक अभियान जरूर चलाएंगे कि जिन पशुओं को छोड़ा जा रहा है और जिनके टैग लगे हुए हैं उनके मालिक को हम फिर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वो जुर्माना की राशि भी तय नहीं हुई है और जब भी तय होगी हम आपको बता देंगे। में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर कई इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा घोड़े खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़े के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड भी बनाया गया। देखिए, पिछली बार जब मैंने ये पद ग्रहण किया था पशुपालन विभाग का और यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि काफी पशु जो है, घोड़े खच्चर जो है, उनकी डेथ हो रही है। मैं पर्सनली गौरीकुंड तक गया था, वहां पे घोड़े खच्चर मालिकों से मिला था, यूनियन के लोगों से मिला था, श्रद्धालुओं से मिला, सरकारी लोगों से मिला। और वहां पे जो कमियां थी, जैसे गर्म पानी नहीं था, वहां पर पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर जो घोड़े थे उनको ठंडा पानी पिला के और उनको भूसा खिला दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कॉलिक की वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी। उसके बाद वहां पे डॉक्टरों की कमी थी। उसके साथ साथ वहां पर कोई घोड़े खच्चरों के आराम करने की व्यवस्था नहीं थी, वो खड़े रहते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल ही में वन भर्ती परीक्षा उत्तराखंड में हुई है,
इस परीक्षा में कई हजार छात्र छात्राओं ने एग्जाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सरकार से कहा था कि वे मेंस के एग्जाम न कराएं, मेंस के एग्जाम न कराएं जब तक पूरी जांच न हो, और साथ ही साथ पुख्ता इंतजाम किए जाएं, लेकिन सरकार नहीं मानी और उसके बाद जेईई मेंस और एडवांस उत्तराखंड परीक्षा पेपर लीक हो गया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि जनता का सरकार पर भरोसा नहीं है, युवाओं का सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं है, सरकार को भरोसे लायक काम करना चाहिए। निश्चित ही जिस तरीके की बातें सामने आ रही, हमने कहा था कि साहब आप मेंस के पेपर छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती, जांच पूरी हो जाए, पुख्ता इंतजाम हो जाए उसका, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके बाद जेईई और एई के पेपर्स निरस्त हो गए, पटवारी पेपर का पेपर लीक हो गया। उसके बाद अब ये जो वन विभाग की भर्ती है, कई हजारों लोग लड़कों ने उस पर प्रतिभाग नहीं किया, लड़के लड़कियों ने। ये क्या है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जनता का सरकार पर भरोसा नहीं है, युवाओं का सरकार पर भरोसा नहीं है। सनातन धर्म की बात करने वाले, भगवान राम के नाम से राजनीति करने वाले लोग क्या इतना अनुपालन नहीं कर? राम ने तो एक आम व्यक्ति के कहने पर सीता माता को त्याग करने का काम किया था। उन्होंने एक कहना चाहिए कि जो राम के लिए कहा जाता है पुरुषोत्तम, तरन महारा ने सरकार पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि परीक्षाओं को लेकर सवाल भी उठाए हैं। पूर्व विधायक और अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए हजारों छात्र छात्राओं को लेकर बयान भी दिया है। तो चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर गुरुग्राम राय समापन समारोह हो रहा है और जहां पर सीएम धामी भी मौजूद हैं। नीरज कुमार फिजियोथेरेपी 2022, विजेंद्र सिंह ज्योतिष साइंस 2023, सविता पाटिल योगिक साइंस 2023, मनोज रतूड़ी योगिक साइंस 2023, रितेश कुमार योगिक साइंस 2023, गौरव कोठियाल माइक्रोबायोलॉजी 2023, श्वेता चेत्री एजुकेशन 2023, रवि कुमार एजुकेशन 2023, रीनो जौहरी E-Practices 2023. Now I call upon the PG toppers, Nisha Bhapuli, MSc Agriculture Agronomy, School of Agriculture Sciences, Veera Singh Garia, MSc Biotechnology 2019, School of Basic and Applied Sciences, Vaishali Jobrial, MSc Botany, School of Basic and Applied Sciences,
फरा अजमी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, पूजा MSc जूलॉजी, अंजलि कश्यप MSc जूलॉजी, दीक्षा मास्टर ऑफ एजुकेशन, रेलू देवानी MA पॉलिटिकल साइंस, वहीं विकासनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रीय जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किए जाने की बात भी कही। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते जहां एक ओर छात्र संगठन ने प्राइवेट स्कूलों की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर की जा रही मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, वहीं दूसरी ओर अन्य सामाजिक संगठन द्वारा राजकीय महाविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों में अधीनस्थ बीएड के छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर एक ज्ञापन मंत्री धन सिंह रावत को सौंपा गया, जिसमें धन सिंह रावत की ओर से जल्द कार्रवाई कर छात्रों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। ये जो एफिलिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हम इस मामले में इतने पिस चुके हैं कि हम एसडीएम से लेकर डीएम तक सब जगह हम जा रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीएम सेक्रेटरी तक हम चले गए। हमें वहां से कोई भी एक बीच का रास्ता जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कॉलेज प्रशासन तो दूर की बात, शासन प्रशासन भी हमारा कोई नहीं सुन रहा है। हम 6 अप्रैल से क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं और हमने ये चेतावनी भी दी है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। कल से हमारा आमरण अनशन है और जब तक हमें एफिलिएशन नहीं मिलता है और दूसरी बात हमें वो स्कॉलरशिप के फॉर्म हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं होता है तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। वो हमारे लिए पोर्टल 2 दिन तक खुलवाया जाए ताकि हमारे फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होने के बाद हम वहां से उठेंगे। देखिए, जो ये उत्तराखंड में अभी कुछ सरकारी डिग्री कॉलेज और प्राइवेट डिग्री कॉलेज, जहाँ की जो बीएड के बच्चे हैं उन्होंने जब अपने छात्रवृत्ति फॉर्म भरे तो कॉलेज से जो है वो समाज कल्याण के पोर्टल पे बिछे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप हो जाता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाता है तो उनका फॉर्म जो है कुछ समय बाद रिजेक्ट हो जाता है। और जब बच्चों को रिजेक्शन का वो आता है तो बच्चे जो है कॉलेज में बात करते हैं, कॉलेज कहते हैं कि समाज कल्याण ने आपके फॉर्म रिजेक्ट किए। जब समाज कल्याण में बच्चा पहुंचता है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर रखने के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मॉकड्रिल की गई। इसी कड़ी में भी हल्द्वानी में भी प्रशासनिक अमले के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सकों और अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध रोगियों के लिए पर्याप्त सैंपल और इन्फ्लुएंजा साथ ही साथ कोविड-19 जांच के लिए भेजे जाएंगे। निश्चित भारत सरकार की डायरेक्शन पे 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी वो स्क्रैप घोषित की जा चुकी हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पे कवायद चल रही है। शीघ्र ही या तो कोई न कोई व्यवस्था इसमें शासन के स्तर से की जाएगी और यदि कोविड केसेस बढ़ते हैं या कोई दिक्कत होती है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारी अपना होमवर्क हुआ है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी तो जिला प्रशासन। और आने वाले समय में जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो प्रशासन पूरा हमारा साथ देगा और जैसे पहले भी हमें प्रशासन के द्वारा ही गाड़ी उपलब्ध कराई थी तो गाड़ी का ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, आज मॉक ड्रिल है तो कोविड की समय से तैयारियां हमने देख रहे हैं और बेस पे बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं और जहां हमारे 300 LPM और 600 LPM के ऑक्सीजन प्लांट भी संचालित है और फंक्शनल। पौड़ी में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। बता दें कि जिला अस्पताल प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही साथ मॉक ड्रिल के दौरान मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था सही पाई गई और कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस से चिकित्सालय के इमरजेंसी कक्ष में ले जाने के साथ साथ उपचार करने को लेकर भी अपनाई जाने वाली पद्धति का अभ्यास किया गया ताकि कोरोना की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले उनका रोकथाम किया जा सके। चिकित्सा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाओं को चेक किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए 17 बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, साथ ही 4 में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। जिला
जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं तो बिल्कुल चाक चौबंद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मरीज के अंदर आते ही उसको ऑक्सीजन सुविधा पूरी तरह से दी जाएगी। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, पीएसए प्लांट चल रहा है, रनिंग स्टेटस में, और बाकी भी मशीनरी हमारी सब इक्विप्ड है, सब चल रही है और आईसीयू भी हमारा वर्किंग है। हम बेड्स बढ़ाएंगे और एक आइसोलेशन बनाएंगे जिसमें कि हम उस मरीजों को पहले आइसोलेट करके उन मरीजों को वहां रख देंगे जो ज्यादा सीरियस होंगे उनको आईसीयू। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की, जहां जसपुर विधायक आदेश चौहान ने फिर एक बार तहसील कर्मचारी कानूनगो के साथ उनके कार्यालय पर जाकर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की, जिसके बाद कानूनगो ने कोतवाली में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जसपुर विधायक आदेश चौहान का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार विधायक ने लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। कानूनगो सुशील जुनेजा ने विधायक आदेश चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। तहसीलदार ने मुझसे जाति सताई और अन्य कागज का काम दिया गया था। पिछले 3 दिनों में छुट्टी चल रही है और एक आदमी 3 दिन पहले खसरा बनवाने के लिए आया था। 3 दिन की छुट्टी होने के बाद ऑफिस खुला है, जिसके बाद उसे खसरा दे दिया गया, जिसके 1 घंटे बाद विधायक ऑफिस आते हैं और अभद्रता की फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये आज दिन में जसपुर तहसील में राजस्व उप निरीक्षक के साथ विधायक क्षेत्र विधायक जी और उनके साथ के कुछ अन्य लोगों के द्वारा उनके कार्यालय में घुसकर उनके साथ अभद्रता करने की एक तहरीर प्राप्त हुई है। इस तहरीर के अनुसार इसमें इस प्रकार का कुछ आया कि रायपुर जो गांव है वहां के जो प्रधान है उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे राजस्व उप निरीक्षक से, परंतु बीच में कुछ दिनों की छुट्टी पड़ जाने के कारण और अन्य किसी कारण वो डॉक्यूमेंट समय पर नहीं दे पाए और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि आज वो सुबह वो डॉक्यूमेंट्स दे चुके थे निकाल के, परंतु उसके बाद भी इस विषय को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हुए इसमें दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक अपने कुछ लोगों के साथ उनके कार्यालय में आए हैं और इस घटना को जो मौजूदा तहसील कर्मचारी हैं उनके द्वारा देखा गया है। देखिए सर, मामला ये है कि मैं तहसील जसपुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत हूं। आज कुछ पटवारी हमारे हड़ताल पर चल रहे हैं। मुझे तहसीलदार मैडम द्वारा कहा गया कि आप कानूनगो के पद पर दायित्व कार्यरत हैं, आप लोगों के जाति स्थायी एक्स्ट्रा गांव का काम आप करिए। मैं उन्हीं के आदेश पे मैं काम कर रहा था, लेकिन आज चूंकि 4 दिन से 3 दिन छुट्टी थी, 7, 8, 9 को 10 तारीख को मैं आज ऑफिस आया हूं। तो 6 तारीख को कोई खसरा मैंने जारी किया था, उसके लिए एक व्यक्ति आज आया मेरे पास खसरा मांगने के लिए कि भाई साहब 4 दिन से मेरा खसरा नहीं बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा महोदय 4 दिन से छुट्टी चल रही है, मैं 3 दिन से कुछ छुट्टी चल रही है, मैं कहां से खसरा दे पाऊंगा, आज मैं आया हूं, आप खसरा ले जाइए। खसरा उनको दे दिया गया। उसके बाद 1 घंटे बाद विधायक जी आते हैं। जब विधायक जी का बाहर उनको मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उस वक्त सरकारी कार्य कर रहा होता हूँ, उस समय विधायक जी मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझे माँ की बहन की गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार, मेरे कागज उन्होंने फाड़ दिए सारे, मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी आज। मंगलौर दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर बने एक पुराने गोदाम पर आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि गोदाम पुराने टायरों का था, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पुराने गोदाम में भीषण आग लगी है। घटना मंगलौर दिल्ली हरिद्वार मार्ग की है, जहां पर पुराने टायर के गोदाम में ये आग लगी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और जिसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून के थाना रायपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते 3 मुख्य बुकी समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त रायपुर में एक मकान में 500 और 1000 रुपए लेकर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन और 25,900 रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के 5 खाते भी सामने आए हैं, जिसमें 5,65,000 रुपए की धनराशि पुलिस ने फ्रीज की है।
में ऑनलाइन सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब जड़पुर निवासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है, 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट में जमा थे उनको फ्रीज किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर व्यवस्था करी थी, उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। और गंगानगर में आरपीएस स्कूल के पास एमडीडीए ने 4 अप्रैल को सील की गई निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत को खुलेआम मजदूरों से निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि एमडीडीए के अधिकारियों ने सीलिंग के दौरान साफ चेतावनी दी थी कि किसी भी प्रकार से बिल्डिंग के अंदर कोई भी निर्माण कार्य अब तक नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जब एमडीडीए के सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और एमडीडीए की टीम मौके का मुआयना करने के लिए भेजा गया है। यदि निर्माण कार्य होता पाया गया तो उच्चाधिकारी को अवगत कराते हुए बिल्डर के खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्णागिरी मेले का 1 महीना पूरा हो चुका है। थाना भैरव मंदिर में बना खोया पाया केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस ने गुमशुदा श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलने का कार्य पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ ही श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन, पर्स, रुपए के खोए जाने पर पुलिस ने कीमती सामानों की खोजबीन श्रद्धालुओं के सुपुर्द करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से पूर्णागिरी धाम अपने परिजनों के साथ दर्शन करने आई 12 वर्षीय अर्चना मेले के दौरान भीड़ में बिछड़ गई, जिसकी सूचना परिजनों ने भैरव मंदिर खोया पाया केंद्र में दी। इस सूचना पर थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई करते हुए काफी खोजबीन के बाद गुमशुदा अर्चना को 3 से 4 घंटे के अंदर ढूंढ लिया गया, जिसके बाद गुमशुदा को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। हम आगे गए बचने में यहाँ तो फिर अब लड़की आपकी मिल गई है? हाँ, मिल गई। तो किसके द्वारा लड़की मिली आपको? पुलिस द्वारा। अच्छा, तो पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही। कलियर नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में 2023-24 का 25 करोड़ 55 लाख 88 हजार का अनुमानित बजट पास किया गया। बोर्ड बैठक में हालांकि करोड़ों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी, जिसमें सड़कों के निर्माण, पानी की टंकी और शमशान घाट की 4 दीवारी जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। बोर्ड बैठक जैसे ही शुरू हुई तो कलियर विधायक फुरकान अहमद ने वार्ड नंबर 9 बेटपुर खसरा संख्या 659 में पानी की टंकी और बारात घर का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा कलियर, मुकुरपुर और महमूदापुर में टंकी निर्माण और कलियर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव भी रखे। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि कलियर क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है, जिसके लिए नगर पंचायत का भी उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। कलियर का विकास और बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही वे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी कलियर के विकास के लिए बजट की मांग करेंगे, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। पूर्णागिरी में बोर्ड की बैठक थी। सभी हमारे चेयरमैन साहब और सभी हमारे पार्षद यहाँ पर मौजूद थे और जिन जिन लोगों के जो प्रस्ताव है सब वो पास कर दिए गए और बजट के हिसाब से इनका काम शुरू करा दिया जाएगा। एक हमारे यहाँ सबसे अहम मामला था जो टंकियों का, क्योंकि हमारे यहाँ हमने 4 टंकियाँ यहाँ पर मंजूर कराई, 2 नहर से पल्लीतरा किरान कलियर और महमूदपुर की, और एक मुकरपुर और एक बेटपुर। तो 4 गांव में अगर हमारी 4 टंकियां बन जाएगी तो हमारा पानी का जो यहाँ परेशानी है, जब उर्स बढ़ता है यहाँ तो पानी की बड़ी परेशानी होती है हमारे जारीनों को भी, क्षेत्र के लोगों को भी। तो हमारी 4 टंकियां बनने से पानी की जो समस्या दूर हो जाएगी। और जो भी प्रस्ताव थे, कुछ प्रस्ताव में हमने विकास के लिए हमारे सभी साथियों ने, सभी हमारे पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए। बोर्ड मीटिंग थी नगर पंचायत की और हमारे सभी सभासदों ने
हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 5 साल जनता के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष और हमारे बोर्ड मेंबर जितने भी थे और हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, उन सब का सहयोग रहा और उन सब के सहयोग से हमारी जो जनता के बचे कुचे काम है उन पर आज विशेष निर्णय लिए गए। हमारे विधायक जी ने 4 टंकियों का प्रस्ताव दिया जो उसको पास कर दिया गया और हमारे जितने भी मेंबर है, हमारे पार्षद है, उन्होंने सबने जितने भी प्रस्ताव दिए वो सब सहमति से पास कर दिए गए। और ये 5 साल हमारे नगर पंचायत की एक बहुत अच्छी वो रही कि जो तालमेल से और भाईचारे के साथ जितने भी जनता के कार्य हुए उन सबको सहमति के साथ पास किया। उधम सिंह नगर जिला कोर्ट के बाहर लड़की को ले जाने को लेकर 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो बनाकर आगेरों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला 2 समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि लड़की बंगाली समुदाय से है और लड़का वाल्मीकि समुदाय से है। दोनों ने प्रेम प्रसंग के बाद शादी कर ली, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, उसमें कुछ पक्ष के लोग अभी चौकी में भी पहुंचे हैं, जो मैंने जानकारी की है। तो उसमें जो भी उनका वर्जन है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जो है उसमें उससे रिलेटेड कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और दोनों पक्षों में जो भी तहरीर आती है और जो फैक्ट है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can